हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के क्लासेस। जैसा कि पिछली क्लास में संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। जिन स्टूडेंट को नहीं आता है वो हमारा इसी चैप्टर का पार्ट थर्ड जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। और इसमें मैं आपको 9th क्लास की पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा। बच्चों को असुविधा ना हो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप 9th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको 9th क्लास के सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो अब संख्या पद्धति में पार्ट 4 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में आपके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं और लगाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न को लेने से पहले हम थोड़ा उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो एक उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, तो उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। क्लास 8 में हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर हम संख्याओं का निर्धारण कैसे करते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि मान लीजिए जैसे ये एक संख्या रेखा है, इसमें बीच में कौन सा पॉइंट होता है, 0 होता है। इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारे प्लस के पॉइंट बढ़ते हैं, +1 +2 +3 +4। इधर बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4। अब अगर आपसे कहा जाए कि संख्या रेखा पर 5 का निर्धारण कीजिए, तो इसी में आगे क्या, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी पर आगे 1.5 बन जाएगा। तो ये हमारा संख्या रेखा पर 5 का निर्धारण हो गया। लेकिन अब 9th क्लास में आपके से अपरिमेय संख्याओं से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का करिए निर्धारण। तो √2 का मान क्या होता है, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि √2 का मान होता है, √2 का मान होता है 1.414। ये हमारा क्या होता है, √2 का मान होता है। तो इसमें हमने देखा कि √2 का जो मान है वो 1 से थोड़ा ही ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि संख्या रेखा पर ये कहाँ आएगा, ये लगभग 1 और 2 के बीच में आएगा। लेकिन इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे कि ये यहीं पर कहाँ पर आएगा। यहाँ पर इसके जो इतना गैप है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो किस जगह पे √2 आएगा। तो इसको हम आज इस क्लास में सीखेंगे कि संख्या रेखा पर जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनका हम निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि √2, अगर √2 को हम के मान लें, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसमें क्या होता है, k² = a² + l²। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ये हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये हमारा k होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। तो इसमें अगर हमारा क्या है, k² बराबर क्या दिया गया है, अगर हम यहाँ पे k बराबर क्या मान लें, k बराबर मान लें √2, तो हमने यहाँ पे रख दिया k बराबर √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या नंबर्स लें जो यहाँ पर हमारी संख्या √2 ही बने। यहाँ पर हम क्या नंबर्स लें, तो हम देखते हैं कि √2 बनाने के लिए अगर हम √1 + √1 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा √2 बन जाएगा। मतलब आधार भी हम 1 ले लें और लंब भी हम क्या ले लें, 1 ले लें। अगर लंब और आधार 1 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा ये k का मान √2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर a बराबर क्या लेंगे, a बराबर हम लेंगे 1 का स्क्वायर, मतलब 1 लेंगे तो इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और l बराबर भी हमने क्या दिया, 1, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो √2 का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, इस पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जब पूरे पे रूट लग जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 2 = 2 आ गया, मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई है। इसमें खाली हमने ये चीज़ सीखा कि √2 को अगर हम
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तोड़ें तो इसमें यहाँ पे हमारा आधार भी एक मिलेगा और हमें यहाँ पे लंब भी एक ही मिलेगा। अब इसी आधार और लंब को लेकर के हम संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे। ये हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा ले ली। यहाँ पर हमने क्या किया, 0 पॉइंट ले लिया और एक हमने रेखा ऐसे ले ली। यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिए। ये हमारा 1 पॉइंट है इतनी दूरी पर, ये हमारा 2 पॉइंट है और इतनी ही दूरी पे हमारा 3 पॉइंट है। इतनी ही दूरी पर यहाँ भी 1 पॉइंट होगा, इतनी ही दूरी पर यहाँ भी 2 पॉइंट होगा। ठीक है। तो अगर इसको हम आधार मान लें, हमें आधार क्या लेना है, ये A है और ये हमने क्या लिया था, B लिया था। ठीक है। तो A बराबर हमने क्या लिया था, 1 लिया था और L बराबर हमने क्या लिया था, 1 लिया था। तो यहाँ पे A बराबर हमने 1 लिया था और L बराबर भी हमने क्या लिया था, 1 लिया था। तो K बराबर √2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये नीचे वाली लाइन हमारी क्या है, आधार है। तो हमने क्या किया, आधार क्या ले लिया, आधार 1 लिया है। तो आधार हमने 1 ले लिया। इसके बाद और लंब भी हमने क्या लिया, 1 लिया। लंब भी अगर हम लंब देखें तो ये यहाँ पे 1 आएगा। तो ये इसकी ऊंचाई भी हमने क्या ले ली, इसकी ऊंचाई भी हमने 1 ही ले ली। इसकी ऊंचाई हमने क्या ले ली, इसकी ऊंचाई हमने 1 ले ली। अब अगर इसके हम विकर्ण, अगर हम इसके विकर्ण को मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, ये 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। तो इसका विकर्ण क्या आएगा, इसका विकर्ण कितना आएगा, √2 आएगा। भाई हम इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एक आधार 1 लेके और लंब 1 लेके अगर उसका कर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्रकार, अपने प्रकार में एक दूरी भरेंगे पेंसिल लगा के। इसमें इतनी दूरी हम भरेंगे और इतनी ही दूरी भर करके हमने प्रकार से क्या किया, इतनी दूरी भर ली और यहीं पर रख करके हम इसको ऐसे कर देंगे, जो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे दूरी भर के इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है। ये लगभग आधे से कम दूरी पे आएगा क्योंकि कितना मान है, 1.4 है। तो हमारा यहाँ पर ये हमारा √2 क्या हो गया, आएगा। तो हमारा यहाँ पर आएगा √2। ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, √2। तो इस तरीके से आपने देखा कि संख्या रेखा पर √2 को किस तरीके से निर्धारित करते हैं। इसी में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसी में उदाहरण नंबर 4 आपका क्या है, संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो संख्या रेखा पर √3 का कैसे करेंगे, जैसे हमने 2 का किया था, 2 को हमने तोड़ा था, ऐसे हम क्या करेंगे, √3 को भी हम तोड़ देंगे। √3 को अगर हम तोड़ें तो किस में तोड़ेंगे, इसको हम √2 और +1, अगर हम a बराबर क्या ले लें, √2 ले लें और l बराबर क्या ले लें, 1 ले लें। तो हम देखते हैं क्या, पाइथागोरस में से k² बराबर a² + l²। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √a² + l²। k बराबर a का मान क्या था हमारा, √2। तो √2 का स्क्वायर प्लस हमारा 1 का स्क्वायर, के बराबर इधर ये आ जाएगा आपका 2, √2 का करेंगे स्क्वायर 2 आएगा और प्लस 1 का करेंगे स्क्वायर तो बनी रहता है। और के का मान हमारा क्या था, के बराबर हमने क्या माना था, √3। तो के का मान हमारा √3 है और इधर ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, √3। तो आपने देखा कि कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये है कि अगर a का मान हम √2 लें और l का मान 1 लें तो हमारा जो कर्ण आता है वो क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। इस टाइप से अगर हम ये √2 लें, इसको 1 लें तो हमारा कर्ण क्या आ रहा है, कर्ण हमारा √3 आ रहा है। तो
इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या रेखा ले लेंगे। हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर संख्या रेखा ले ली। इस संख्या रेखा पर हमने यहाँ पे इसका मूल बिंदु ले लिया, क्या लीजिए 0। अब मूल बिंदु से क्या करते हैं, बराबर दूरी बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है। तो अब हमें आधार क्या लेना है, हमको आधार चाहिए √2 और √2 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि √2 हमारा यहाँ कहीं आएगा। तो हमें √3 का मान निकालने से पहले हमें √2 को संख्या रेखा पर दिखाना होगा, क्योंकि तभी तो हम दूरी ले सकते हैं √2 की, क्योंकि हमारा आधार तो √2 है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, √2 का मान निकालेंगे। और √2 का मान निकालना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। √2 का मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, आधार लेते थे 1, लंब भी लेते थे 1, और इस प्रकार से जो ये हमारा कर्ण आता था वो कितना आता था, √2 आता था। और इस टाइप से ये प्रकार में दूरी भर करके हम यहाँ पे ऐसे करके चाप मार देते थे। तो ये दूरी जो हमारी आ जाती थी वो क्या आती थी, √2। अब हमें दूरी √2 मिल चुकी है। मूल बिंदु से हमारी √2 की दूरी क्या है, मूल बिंदु से हमारी √2 की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी। तो हमें अब ये आधार क्या मिल गया, हमको आधार पूरा अपना √2 मिल गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी है, √2 है। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें लंब कितना लेना है, लंब हमें लेना है 1, और 1 की दूरी क्या है, 1 की दूरी ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 1 की दूरी है। इसी को हमें इस पे चाप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक पटरी की सहायता से परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिकाल में ये दूरी भर करके यहाँ से ऐसे इस पे हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। इस पर हमने क्या किया, एक दूरी भर करके यहाँ पे हमने ऐसे चाप लगा दिया, और ये चाप इस रेखा को जहाँ पर काटेगा उसी से हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे। तो अब देखो ये हमारी दूरी कितनी थी, 1। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, पूरी √2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, ये दूरी √2 है, ये 1 है। तो अब ये वाली जो दूरी आएगी, ये वाली, ये यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ पे हम पॉइंट B डाल रहे हैं, पॉइंट B से पॉइंट O तक की दूरी क्या आएगी, ये हमारी √2 आए, वो ये हमारी √3 आएगी। तो अब इसी दूरी को भर करके हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर एक चाप डाल देंगे। तो आपका √3 यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो ये जो आ गया आपका √3 आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि संख्या रेखा पर √2 और √3 को हमने कैसे निरूपित किया। इसी में अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण सहित सत्य है या असत्य है उनका कारण देना। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, कारण सहित उनका क्या देना है, उत्तर दीजिए। तो कारण सहित उनका उत्तर दीजिए। तो पहला कथन आपको दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या बेटा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। अब वो क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या के बारे में, प्रत्येक अपरिमेय का संख्या का मतलब हुआ है कि जितनी भी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं वो सारी संख्याएं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा, तो इस कथन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। कैसे सत्य हो जाएगा भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो आती है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही तो आती है। मैंने आपको पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को दो टाइप होती हैं, एक हमारी क्या होती है परिमेय और दूसरी हमारी क्या होती थी अपरिमेय। दूसरी हमारी क्या होती थी अपरिमेय। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। भाई प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इसलिए हमारा ये कथन कैसा है, सत्य है। लेकिन
प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, अगर मैं इनकी बात करूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं भी तो आती है वास्तविक संख्याओं में, खाली परिमेय तो नहीं आती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जो कारण देंगे वो हम क्या देंगे, इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही रखा गया है। अपरिमेय संख्याओं को, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही रखा गया है, ये इसका हम कारण बता देंगे। इसी में चलते हैं नेक्स्ट कथन की तरफ। तो नेक्स्ट कथन आपका दे रखा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किस पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √2m के रूप में होता है, जबकि m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या से मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 इस टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। मान लीजिए फिर कह रहा है कि जब m एक प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए m एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमने यहाँ पे एक संख्या ले ली, 2 ले ली, तो अब 2 क्या हो गया, हमारा m हो गया। अब इसको अगर हमें √m बनाना है, क्या बनाना है, √m, तो m के अंदर हमें क्या m की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने संख्या क्या ली है, m बराबर हमने क्या लिया है, 2 लिया है। अगर m बराबर हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो √m बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। भाई m बराबर 2 है तो √m बराबर क्या हो जाएगा, वो √m बराबर √2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, संख्या रेखा पर हमारे 1 भी होता है। कह रहा है प्रत्येक बिंदु, भाई प्रत्येक बिंदु, तो सारी संख्याएं रूट में ही थोड़ी होती है संख्या रेखा पर। भाई ये संख्या रेखा है, ये 0 है, यहाँ पे 1 भी होता है हमारा, 2 भी होता है हमारा, 3 भी होता है। ये थोड़ा सारी कि खाली √2 की संख्याएं होती हैं। √2 हमारा कहाँ पर आएगा, √2 अभी निकाल यहाँ पर आएगा। तो खाली √2 ही नहीं होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। ये सारी संख्या रेखा पर संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य, कथन हमारा हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पर खाली सारी संख्याएं √m के रूप में नहीं होती हैं भाई, m के रूप में भी होती हैं खाली। और यहाँ m क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या, m के रूप का मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं। तो इसमें कथन में हम लिख देंगे, इसका जो कारण लिखेंगे उस कारण में हम लिख देंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्याएं √m के रूप में नहीं होती हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्या भी आती हैं। तो अगर √m की संख्या को करेंगे निरूपित तो खाली वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1 को करेंगे निरूपित, 2 को करेंगे निरूपित, 3 को करेंगे निरूपित, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये वास्तविक संख्या में हमारी क्या थी, परिमेय भी थी और अपरिमेय भी थी। अगर √2 को करेंगे निरूपित तो वो क्या थी, हमारी अपरिमेय संख्या थी। अगर यहाँ पर हम 1 को करेंगे निरूपित या 2 को करेंगे निरूपित या 3 को करेंगे निरूपित, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएंगी। तो इसका ये हम कारण लिख देंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। चलते हैं इसके अगले कथन पर। तो इसी में अगला कथन जो दिया गया है वो कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब कौन सी संख्या के बारे में बात कर रहा है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक, क्या सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, असत्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय होती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। भाई वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, कुछ परिमेय होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, परिमेय होती हैं, और कुछ ही क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। कुछ हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अब ये थोड़ा है कि सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो, भाई ये सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय थोड़ा हो सकती हैं। भाई कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होंगी और कुछ वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय होंगी। तो इसलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसका मैंने कारण आपको बता ही दिया है कि कुछ वास्तविक संख्या हमारी परिमेय होती हैं, कुछ वास्तविक संख्या हमारी अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो इसी में देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है।
तो इसी में प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, क्या सभी कैसे धनात्मक पूर्णांकों, तो धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको बताए थे 1 2 3 इस टाइप से आगे बढ़ते जाते हैं, ये क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। एक हमें अगर नहीं होते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है। आप लोगों को वर्गमूल और वर्ग में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो इसको मैं अभी यहाँ पर आके आपका क्लियर कर देता हूँ। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 9 और यहाँ पर एक नंबर लिखा 3। अगर बात करूँ ये 9 क्या है, तो ये 9 क्या है, 9 ये 3 का वर्ग है। क्या है? 3 का वर्ग है। 9 हमारा हो गया 3 का वर्ग। अब हमारा क्या बचा? वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होता है? तो जो 3 है, 3 जो है ये क्या है? 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल 3 होगा और जो वर्ग है वो 9 है। तो यहाँ पर ये चीज हमारी बन जाती है वर्गमूल और ये हमारा बन जाता है वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग होगा 9 और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। क्योंकि अगर हम √9 लिखते हैं, √9, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 3। ठीक है, तो अब क्या रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर हम यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक 4 ले लिया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा आपका 2 होगा। तो 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, 2 हमारी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक, तो यहाँ सभी लिखा है ना, सभी, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे आंसर में? आंसर लिख देंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब आगे वो आपको बता रहा है कि एग्जाम्पल लेके समझाइए। अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर एक संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 9 का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माना 9 एक धनात्मक पूर्णांक है। 9 एक धनात्मक पूर्णांक है या 9 वही एक संख्या है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा? 3 आएगा। और इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। बन गई परिमेय संख्या। तो इसके उत्तर में लिख देंगे हम सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने इसको एक एग्जांपल देकर के बता दिया। 9 का एग्जांपल देकर के भाई 9 का हमने क्या निकाला? वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं जब, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हमारा ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? आगे हम √3 और √2 को निरूपित कर चुके हैं। अब हम आपस में देखेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? √5 को तोड़ना होगा। अगर √5 को हम तोड़ेंगे तो हम इसको किस प्रकार तोड़ें कि ये √5 ही बने। तो हम क्या मान लें? k बराबर हमने क्या मान लिया? k बराबर हमने मान लिया √5। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो k बराबर हो गया हमारा √5। ठीक है, और आधार हम क्या मान लें? आधार हम मान लेते हैं 2।
और लंब क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे कि के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, तो के बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये हमारा था ए बराबर, और बी बराबर हमारा क्या था, 1 था। ठीक है, ए बराबर तो हमने क्या माना था, यहाँ लिख दो इसको, ए बराबर 2 माना, और एल बराबर हमने क्या माना, एल बराबर हमने 1 माना। ठीक है, ए बराबर 2 और एल बराबर हमने माना 1। तो √5 को अगर हम इस प्रकार से तोड़ें, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम के का मान क्या रखें यहाँ पे, √5, एक इधर ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू में क्या मानी, 1 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, अब ये आ जाएगा 1। तो ये आपका देखो √5 बराबर क्या आ गया, √5 आ गया। कंडीशन एकदम सेटिस्फाई। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर करेंगे निरूपित। तो हम यहाँ पर एक हमने संख्या रेखा लेगी, इसको हमने यहाँ पे मान लिया 0 मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे दिए 1, ये 2 और ये हमने ले लिया 3। तो हमें आधार कितना लेना है, 2 लेना है। तो जब हमें आधार 2 लेना है तो हमने क्या किया, मूल बिंदु से 2 दूरी भर ली स्केल से, मूल बिंदु से दूरी हमने 2 ले ली। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है 0। अब लंब हमें कितना लेना है, 1 लेना है। तो इतनी ही दूरी हमने स्केल से यहाँ पर खींच ली। तो ये हमें लेना है 1। ठीक है, और इससे इसको हमने क्या किया, मिला दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा √2 है, वो सॉरी ये हमारा क्या है 2 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 है, और ये हमारा क्या है √2 है। तो ये क्या बन जाएगा, √5। अब क्या करेंगे, प्रकार से इस दूरी को भर लेंगे, और इस दूरी को भर करके हम इस पर ऐसे ऐसे चाप लगा देंगे। तो जहाँ पर ये चाप काटेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, √5। तो इस तरीके से आपने देखा कि संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं को या √, वाली संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका संख्या पद्धति का पार्ट 5 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।